जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला क्लास 10 के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लास 10 का जो आप सभी का प्रोजेक्ट रील के साथ जो आप सभी का वीकली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, कब होने वाला है? तो आप सभी का 19 सितंबर को जो प्रोजेक्ट रील के साथ वीकली टेस्ट होने वाला है, 2 सब्जेक्ट में होने वाला है। ठीक है, आप सभी का एक एसएसटी में होगा और एक संस्कृत में होगा। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से यहाँ पे सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का हम लोग यहाँ पे आज महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, सेट 1 रहने वाला है, इसी में से अधिकतम प्रश्न आप सभी के पूछे जाएंगे। ठीक है, फटाफट से हम लोग को वीडियो में जो नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर कर दो अपने और दोस्तों के साथ। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सभी का जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो जो कि 20 सितंबर से होने वाला है। ठीक है, और 19 तारीख को भी एक आप लोग का जो कि वीकली टेस्ट होगा। तो दोनों ही जो कि है टेस्ट को अच्छे से देना है। ठीक है, तो देखिए जो 20 तारीख का जो आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा होगा, ठीक है, उसका भी कोई अपडेट आया नहीं है। ठीक है, किस विषय में होगा और कितना समय मिलेगा, तो उसका जैसे में अपडेट आएगा मैं अपने जो कि यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा, या फिर हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हर अपडेट जो कि है जल्दी आप सभी को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं किस टाइप का यहाँ पे प्रश्न जो कि सेट 1 में मॉडल में आया है। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे प्रश्न हम लोग का क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कि 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिए अमेरिका, ठीक है, इंग्लैंड, अफ्रीका और फ्रांस। ठीक है, तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा, कौन हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो कि है वहाँ पे एक वर्ल्ड पावर, ठीक है, विश्व शक्ति वहाँ पे बन के उभरा था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 को देखिए यहाँ पे देखिए एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। इसके ऑप्शन देखिए यहाँ पे सूती मार्ग, ठीक है, सूती मार्ग, उत्तर पथ, ठीक है, सिल्क मार्ग या फिर दक्षिण पथ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सिल्क मार्ग। ठीक है, सिल्क मार्ग इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। ये MI प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न जो कि है बोर्ड इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 3 देखिए आलू अकाल किस देश में हुआ था? ठीक है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? देखिए भारत, अमेरिका, चीन और आयरलैंड। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड, इसमें जो कि है करोड़ों लोग जो कि है इससे मारे गए थे। ठीक है, आलू अकाल से। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 4 में हम लोग को पूछ रहा है किस प्रकार की, ठीक है, किस प्रकार के मृदा में कपास की खेती होती है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए बालू मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? काली मिट्टी, क्योंकि कपास की जो कि है वो किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में, इसलिए कपास को काली कपास भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ, और एक मैं प्रश्न आप सभी को देता हूँ कि कपास जो है, ठीक है, कपास की खेती काली मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी का और एक क्या नाम है वो मुझे आप लोग के नीचे कमेंट में बताना। ठीक है, काली मिट्टी का और एक क्या नाम है वो मुझे नीचे कमेंट में बताओ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में देखिए यहाँ पे पूछ रहा है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है गेहूं और मक्का, ठीक है, चावल और बाजरा, ठीक है, चना, चावल और गेहूं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चावल और गेहूं। ठीक है, चावल और गेहूं ये दोनों ही जो कि प्रमुख फसलें हैं। जो हरित क्रांति हुई थी उसके बाद दोनों ही जो कि खाद्य फसल है भारत में अधिकतम जो कि इसकी कृषि की जाने लगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं छठे नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए प्रश्न ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन फ्लोड किस क्रांति से संबंधित है? ठीक है, किस क्रांति से संबंधित है? देखिए यहाँ पे देखिए हरित क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति या नीली क्रांति। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा श्वेत क्रांति। ठीक है, किस क्रांति से? तो श्वेत क्रांति, जो दूध उत्पादन में वृद्धि हुई थी उससे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 में माफ कीजिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 7 में हम लोग को पूछा संविधान के किस अनुच्छेद, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 15, ठीक है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 के अनुसार। ठीक है, जो कि छुआछूत को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे क्या है कि औरत और मर्द के
समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे विकल्प हम लोग का दिया हुआ है, 4 विकल्प यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है। देखिए क्या क्या कहते हैं, समाजवादी, संप्रदायवादी, ठीक है, साम्यवादी या नारीवादी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नारीवादी, ठीक है, क्या हो जाएगा? नारीवादी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 9वां, जो कि हम लोग 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। उसके बाद 6 आप सभी के लिए जो कि ऑब्जेक्टिव, माफ कीजिए, सब्जेक्टिव प्रश्न भी लाए हैं, जिसमें से आप सभी को जो कि है आप लोग का वीकली टेस्ट से संबंधित रहने वाला है, जिससे आप लोग का वीकली टेस्ट बहुत ही अच्छे से जाएगा, ठीक है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग का 9वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि धर्म, ठीक है, धर्म सामाजिक, ठीक है, समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? तो देखिए धन पर, ठीक है, समुदाय पर, सांप्रदायिकता पर या सरकार पर, ठीक है। तो इसका देखिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही विकल्प, जो कि है सांप्रदायिकता पर, ठीक है, सांप्रदायिकता पर, जो कि है धर्म और सामाजिक, ठीक है, समुदाय दोनों मिलकर उसी में काम करते हैं। चलिए 10वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला हम लोग का। यहाँ इसका प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है, देखिए यहाँ पे भारतीय समाज माना जाता है, ठीक है, भारतीय समाज माना जाता है, तो क्या माना जाता है? एक मात्र सत्तात्मक समाज, ठीक है, एक पितृ सत्तात्मक समाज, या फिर एक भ्रातृत्व समाज। और इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग पितृ प्रधान भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ, जो आपसे 2 मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। देखिए 11 नंबर का प्रश्न है कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? ठीक है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? देखिए उत्तर यहाँ पे देखिए जूट या पटसन, ठीक है, जूट या पटसन। देखिए हो सकता है ये प्रश्न जो कि आप सभी का ऑब्जेक्टिव में पूछे, ठीक है, तो आप सभी जो कि है घबरा मत जाना, ठीक है, या तो जूट या पटसन, और अगर दोनों होंगे तो दोनों में मार देना, ठीक है। तो ये प्रश्न आप सभी याद कर लो, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, या फिर सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट या पटसन को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ, ये भी हम लोग का 2 मार्क्स का रहने वाला। देखिए यहाँ पे हम लोग का ये प्रश्न क्या है कि मित्र राष्ट्रों के नाम बताएं, ठीक है, मित्र राष्ट्रों के नाम बताएं, यानी कि मित्र राष्ट्रों के कौन कौन से देश थे? तो देखिए यहाँ पे उत्तर देखिए इसका दिया हुआ है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो कि इसमें मुख्यतः थे, ठीक है, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जो कि है मित्र राष्ट्रों के में थे। जो वर्ल्ड वॉर जो जब हुआ था उसमें जो कि है 2 अलग अलग समूह में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी शक्तियाँ, ठीक है। तो इसमें जो कि मित्र राष्ट्र में ये थे, और कुछ जैसे कि जर्मनी, ठीक है, जापान और तुर्की, ये सब धुरी शक्तियाँ में थे, ठीक है, इटली, ये सब धुरी शक्तियाँ में थे। तो इस टाइप से आप सभी याद भी कर सकते हो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ, जो हम लोग का 3 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है, 3 मार्क्स का प्रश्न रहने वाला। तो इस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग हल कीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न का ही आप लोग का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को ही ज़्यादा महत्व देंगे। चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए भारत सरकार ने नारी असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। उत्तर देखिए पॉइंट में दिया हुआ, देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा दहेज को अवैध घोषित करना, ठीक है, दहेज को अवैध घोषित करके जो कि है भारतीय सरकार ने इसका पहला कदम उठाया है। देखिए दूसरा कदम क्या है, पारिवारिक संपत्तियों में स्त्री पुरुष को का बराबर, ठीक है, बराबर एकता या फिर बराबर बंटवारा करके, ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा नंबर पॉइंट। उसके बाद तीसरा नंबर का पॉइंट देखिए यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या को कानूनी अपराध घोषित करना, ठीक है, ये भी हो जाएगा तीसरा नंबर का, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर का जो कि है वो क्या कह रहा है, ठीक है, चौथा नंबर देखिए समान, देखिए यहाँ पे चौथा नंबर का जो कि पॉइंट है वो क्या कह रहा है, समान कार्यों के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान, ठीक है, यानी कि समान काम करेंगे दोनों तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे हो जाएगा चौथा नंबर में। पाँचवा नंबर में देखिए नारी शिक्षा पर विशेष जोर देना, ठीक है, नारी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह पे जो कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, हालांकि लड़कों को नहीं दिया जाता, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं छठे नंबर के पॉइंट की तरफ। यहाँ पे देखिए बेटी बचाओ देश
बढ़ाओ जैसी योजना ला के, और जो बेटा है उसको तो जाना ही दो जहाँ जाना है। तो ये हो जाएगा आपका 6ठा नंबर, ठीक है। लेकिन बेटा के लिए भी लाना चाहिए कि नहीं, जैसे बेटी बचाओ इससे बेटा भी बचाओ तो अच्छा रहता। चलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, फिलहाल हम लोग तो आंसर देख सकते हैं और एग्जाम का पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चौथा नंबर का भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में लिखना है, क्योंकि हम लोग का भागीदारी यहीं से होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी कि 14वां नंबर का प्रश्न रहने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए 14वां नंबर का प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है कि ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, ठीक है। इस समझौता का क्या अर्थ है, तो देखिए इसका जो कि है ये मैं बता दूँ, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएंगे कि जो ब्रिटेन वो समझौता ये जो कि है ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। ब्रिटेन के एक वुड्स नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। ये अमेरिका के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको आंसर भी देख लेते हैं। देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट को देखेंगे पहले हम लोग को। देखिए पहला पॉइंट है 1944 में अमेरिका स्थित न्यू, ठीक है, न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मुद्रक, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मुद्रक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई या फिर हुई। तीसरा नंबर का पॉइंट देख लेते हैं, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी, ठीक है। मतलब कि एक निश्चित विनिमय दर कर दिया जाता था कि इससे ज़्यादा आप जो कि है उसका जो कि है मूल्य नहीं ले सकती है, तो उतने मूल्य में आपको ये उस सामान को देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब 3 पॉइंट हो जाएंगे महत्वपूर्ण। अब हम लोग बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी कि जो हमें 5 मार्क्स देगा, ठीक है। ये तो दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को 5 मार्क्स मिलेगा। तो फटाफट से हम लोग को 5 मार्क्स वाले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पे क्या है, जीवन, यहाँ पे देखिए पहला है जीवन निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताएं, ठीक है। जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताएं। तो देखिए यहाँ पे इसके मुख्य अंतर कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे, जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है। जीविका निर्वाह कृषि के मुख्य अंतर कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे कि पॉइंट वाइज देखिए, खेतों का छोटा आकार, ठीक है। जीविका निर्वाह कृषि में खेतों का छोटा आकार होता है, ठीक है। उसके बाद पारंपरिक, ठीक है, परंपरागत या पारंपरिक तकनीक तथा उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा दूसरा नंबर का पॉइंट। तीसरा नंबर में देखिए, स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन किया जाता है, मतलब इसमें जितना भी उत्पाद होता है उसको स्थानीय बाजार में ही बेचा जाता है। उसके बाद चौथा नंबर का पॉइंट यहाँ पे है 2 या 3 फसलें लेना, ठीक है। 2 या 3 फसलें इसमें उगाई जाती हैं मुख्य तौर पे। उसके बाद देखिए चौथा नंबर का, माफ़ कीजिए, 5वां नंबर का पॉइंट है खाद्य फसलों की पैदावारी पर बल। खाद्य फसलों की पैदावारी पर बल ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि जो जीवन निर्वाह कृषि के लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो अनाज है वो अपने खाने के लिए ही जो कि है रखते हैं, बाकी जो विशेष बच जाता है उसको स्थानीय बाजार में बेचते हैं। तो इसलिए इनका मेन मुद्दा यही रहता है, और इसके 5 महत्वपूर्ण जो पॉइंट ये हो गए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। देखिए कोई भी विषय में, ठीक है, आपको अगर एक पॉइंट मिल जाएगा ना उसमें आप बहुत बड़ा सा लिख सकते हो। जैसे कि मान के चलिए वाणिज्यिक कृषि है, ठीक है। यहाँ पे देखिए खेती का आकार बड़ा रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन देखिए कुछ इस प्रकार का आप डेफिनेशन देखिए, आप लिख सकते हो कि खेतों का आकार बहुत बड़ा रहता है वाणिज्य कृषि में, क्योंकि यहाँ पे कृषि एक से अधिक लोगों द्वारा की जाती है। तो ऐसे आप लिखोगे तो आपको पॉइंट जो कि है अधिक मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपको क्वेश्चन को जो कि है ज़्यादा लिखना। देखिए छोटा, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन और आप छोटा लिखते हो या फिर सही भी लिखते हो लेकिन छोटा लिखते हो तो आपको 3 या 2 ही मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आप उसको अगर बढ़ा चढ़ा के लिखते हो, भले 1-2 लाइन गलत हो जाए बीच में, लेकिन वो जो मास्टर चेक नहीं करेगा, लेकिन आपको उसी के टॉपिक में लिखना है, ठीक है। जैसे कि खेतों का बड़ा आकार, तो कुछ ऐसा टॉपिक लिखना जैसे खेतों का बड़ा आकार के बारे में ही जो कि बताया जाए। चलिए अब हम लोग वाणिज्यिक कृषि के 5 पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला है खेतों का बड़ा आकार, ठीक है। उसमें खेतों का जो आकार है वो छोटा था, लेकिन इसमें बड़ा आकार है। उसके बाद दूसरा नंबर का देखिए नवीनतम तकनीक तथा औजार, ठीक है। नवीनतम मतलब जो नए तकनीक होते हैं, ठीक है। नए तकनीक औद्योगिक उपकरणों का उपयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। टेक्निकों का उपयोग औजार के रूप में किया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर का पॉइंट यहाँ पे देखिए निर्यात, ठीक है। निर्यात करने के लिए उत्पादन, मतलब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन किया जाए और उसको बेचा जाए, ठीक है। और जो उसके बदले जो मूल्य आए, मतलब उसको बेच के जो हमें पैसा मिले, मूल्य मिले, उसको अपना
फिर से उत्पादन में लगाइए और पैसा मतलब कि कमाना। इसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना रहता है। किसका तो वाणिज्य कृषि का और जीवन निर्वाह कृषि का अपने जीवन के लिए, ठीक है, अपने जीवन के निर्वाह यानी कि जीवन के चलाने के लिए पहले कृषि करके भोजन प्राप्त करके अपने आप को पहले बचाएं, खाना खाएं, उसके बाद किसी और को बेचें, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर का पॉइंट देखिए, एक मुख्य फसल पर बल, ठीक है, एक ही मुख्य फसल पर बल दिया जाता है कि मान के चलिए गेहूं की खेती करनी है तो पूरा का पूरा जो जितना भी एरिया है, ठीक है, जितना भी फसल होगा हम लोग का सब गेहूं का होगा और उसी को पैदावार करके बेचा जाएगा। तो ये होता है इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखिए इसके उदाहरण हैं गन्ना, कपास, गेहूं आदि इसके उदाहरण हैं, ठीक है। ये सब के जो कि उत्पादन करके विदेशी बाजारों में या फिर निर्यात करके देश विदेश में राज्य में बेचा जाता है, जिससे इन्हें बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो ये हो गया हम लोग का 15वां नंबर का प्रश्न। हम लोग बढ़ते हैं 16वें नंबर के प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का 16वां नंबर का प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न रहने वाला है, वहाँ पे देखिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये बड़ा प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए G77 देशों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न पूछा गया, पहला ये वाला हो गया और दूसरा देखिए G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, व्याख्या करें, ठीक है। देखिए मैं पहले बता देता हूँ कि जो G77 है इसका मतलब G का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप 77, इसको हम लोग लिख सकते हैं समूह 77, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पहले व्याख्या करके इसको देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या रहने वाला है। देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार का है, वे विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, ठीक है, मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध होता उसके बाद बहुत सारे देश थे जो स्वतंत्र हो गए थे कि अब हमें एक अच्छे देश के तौर पे एक अपना राष्ट्र बनाना है और उसमें जो कि है लेके काम करना है, ठीक है। तो हुए थे, किंतु 50 व 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद भी 50 और 60 के दशक मतलब 1950 और 1960 के दशक में उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने, ठीक है, इसी समस्या के कारण देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई और अपना एक संगठन बनाया जिसे समूह 77 या G77 के नाम से जाना जाता है। तो पहला प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हो गया, ठीक है। देखिए इसमें आपको सभी को कुछ नहीं महत्वपूर्ण, बस ये सब याद रखना है कि देखिए जो विकासशील देश थे, ठीक है, कौन विकासशील देश थे, वो विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रथम है कि द्वितीय, यहाँ पे देख लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए, ठीक है, और 50-60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। देखिए ये प्रश्न मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न G77 ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है, इसलिए मैं बार बार आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग ने दे दिया, आप पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो। इस प्रकार का पैराग्राफ को चेंज करना है और लिखना है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, ठीक है, हाँ सही, यही हमने देखा आगे भी, जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकासशील देशों का ही प्रभुत्व था, ठीक है, इसलिए उनसे विकासशील देशों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिक्रिया स्वरूप विकासशील देशों ने G77 नामक संगठन बनाकर नई आर्थिक प्रणाली की मांग की ताकि उनके आर्थिक उद्देश्य पूरा हो सके। उनके प्रमुख आर्थिक उद्देश्य थे अपने संसाधनों पर उनका पूरा नियंत्रण हो, कच्चे माल के सही दाम मिले, ठीक है, जो कच्चे माल है उनका सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए बेहतर, ठीक है, पहुंच मिल सके। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 16वां नंबर का उत्तर, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा लंबा था लेकिन 2 प्रश्न थे तो 5 मार्क्स आप सभी को आसानी से मिल जाएंगे, बस इस टाइप से अगर लिख दोगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखिए 10 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन भी हमने करा दिया और 6 जो कि ऑब्जेक्टिव, माफ़ कीजिए 10 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोगों ने करा दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद, ठीक है। ये सेट 1 था, सेट 2 जरूर देखिएगा क्योंकि सेट 2 से बहुत ही क्वेश्चन जो कि आप लोग का वीकली टेस्ट में आता है, ठीक है। तो सेट 2 को भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा।
आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय झारखंड।